नमस्ते बच्चों। कल हम सेनापति का पहला पद, सेनापति का जो तीसरा चैप्टर है अपने ऋतु वर्णन, उसका पहला पद अपन तो पढ़ चुके हैं और आज हम सेनापति का दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा जो पद है वो सेनापति का एक चमत्कारपूर्ण पद है, चमत्कारिक पद है दूसरा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो ऋतुओं को, कौन सी, ग्रीष्म और वर्षा, दोनों ऋतुओं को समान कर दिया है सेनापति। यानी एक ही पद में दोनों ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे अपन। केवल शब्द के अर्थ अलग अलग लेंगे। ग्रीष्म के अर्थ में सेनापति का तो लाइन वो ही रहेगी, लेकिन अपन एक ही शब्द के ग्रीष्म के अर्थ में उसका, ग्रीष्म के ऋतु के रूप में उसका अर्थ अलग लेंगे और वर्षा ऋतु के रूप में उसका अर्थ अलग लेंगे। साहित्य का, हिंदी साहित्य का एक अनुपम पदों में से एक है। देखिए, देखो छिटी अंबर जले है चारी और छोर। दोनों ऋतुओं को समान करते हुए कह रहे हैं, पहले मैं दो लाइनें दोनों ऋतुओं के संदर्भ में समझाऊंगा और फिर ग्रीष्म के संदर्भ में अलग से समझाऊंगा और वर्षा के संबंध में अलग से समझाऊंगा और फिर दोनों का, ग्रीष्म के बारे में और वर्षा के बारे में है जो आपको लिखवा दिया जाएगा। ये दोनों लाइनें मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। देखिए, ये आपके दूसरे पद की दो लाइनें हैं। ये दो लाइन लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं दोनों लाइनें बोर्ड पर लिखकर आपको समझा सकूं कि ग्रीष्म के अर्थ में क्या दो लाइनों का अर्थ है और वर्षा की ऋतु के अर्थ संदर्भ में क्या अर्थ है। देखें, कवि सेनापति कह रहे हैं कि हे लोगों देखो, देखें, दिखाई दे रहा है। छिटी अंबर, छिटी यानी, पहले मैं ग्रीष्म का क्या अर्थ में बता रहा हूं, पृथ्वी, और अंबर यानी आकाश। जले है इस लाइन में दो का, जल रहे हैं, चारी ओर, चारों ओर, छोर यानी किनारा। तीन तरवर, तीन यानी घास फूस, तरवर यानी वृक्ष, सब ही को रूप हरियो है, हरियो यानी हरना। ये मैंने आपको बताया है ग्रीष्म के अर्थ कि देखें देखो दिखाई दे रहा है क्षिति, अंबर, पृथ्वी और आकाश।
पृथ्वी से लेकर आकाश तक चारों तरफ जले हैं, जल रहे हैं। अत्यधिक ग्रीष्म के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण धरती से आसमान तक जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जल रहा है। चारों ओर छोर, चारों तरफ धरती और आसमान के किनारों तक, धरती और आसमान के किनारों तक चारों तरफ क्या हो रहा है? जले हैं। धरती और आसमान जल रहे हैं। काहे से? गर्मी से, ग्रीष्म से। समझ में आ गई पहली लाइन? काहे के संदर्भ में बताई है? गर्मी के संदर्भ में। दूसरी लाइन, तीन तरवर सभी को रूप हरियो। भयंकर ग्रीष्म ने, अत्यधिक गर्मी ने, तीन यानी घास फूस, तीन के, और तरवर यानी वृक्ष, सबका ही रूप हरियो है, यानी हर लिया है। क्योंकि ये हरे भरे होते हैं, लेकिन ग्रीष्म में क्या होता है? इनकी हरियाली गायब हो जाती है, सूख जाते हैं, ये इनका रूप हर लिया है। ग्रीष्म के संदर्भ में समझ में आ गया होगा आपके। अब इसी चीज को, इसी लाइनों को बिना कोई शब्द का फेरबदल किए, हेर फेर किए, वर्षा के संदर्भ में देखेंगे आप। मैं ग्रीष्म वाला लिख रखा हूं, मिटा नहीं रहा। देखें, दिखाई दे रहा है वर्षा के संदर्भ में। क्षिति अंबर, क्षिति यानी धरती, अंबर यानी आसमान, आकाश। जले है, जले है का मतलब जल ही जल है, जले है, जल ही जल है। चारी ओर छोर, चारों तरफ ओर छोर पर, किनारों तक, चारों तरफ वर्षा ऋतु में क्या दिखाई दे रहा है? धरती से आसमान तक केवल और केवल जले ही जल है, पानी ही पानी है। अब ये जल ही जले है में चमत्कार है। गर्मी के संदर्भ में तो जले है, जल रहा है, और वर्षा के संदर्भ में जले है, जल ही जल है। समझ में आ गया? तीन तरवर, तीन यानी घास, तरवर यानी वृक्ष, सभी को, सबका रूप हरियो है, सबका रूप हरा भरा हो गया है। हरियो है वर्षा के संदर्भ में क्या हो जाएगा? हरा भरा। समझ में आ गया? बहुत शानदार पद है ये, समझ लो। तुम्हारी बुक का सबसे श्रेष्ठ पद कह सकते हैं, ठीक है। अब अपन ये दो लाइन समझ चुके। अब तीसरी लाइन पहले अपन ग्रीष्म के संदर्भ में देखेंगे। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझर, अत्यधिक झरझर की मतलब लपटें। ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसे आग की लपटें उठ रही हैं। झर, ये होली मनाते हैं हम, होली की झर देखते हैं ना, होली की जो लपटें होती हैं, झर लपटें, अत्यधिक लपटें उठ रही हैं। ज्योति भादव की होती चले, ऐसा लग रहा है कि भादव, भादव का मतलब दावाग्नि, वन में लगने वाली आग जल रही है। चारों तरफ ऐसे आग की झड़ी लगी हुई है, लपटें उठ रही हैं, मानो चारों तरफ जंगल में लगने वाली आग लगी हुई है। जंगल तक आग पहुंच गई है भीषण गर्मी के कारण। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद, जलद का मतलब तपती हुई हवा, पवन यानी हवा, जलद मतलब तपती हुई हवा। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जब वो जलती हुई हवा, जिसको हम राजस्थानी में लू बोलते हैं, जब वो तन के लगती है, शरीर के लगती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का सेक हो रहा हो। बीमारी में डॉक्टर बताते हैं कि साहब एक थैली आती है या बोतल में गर्म पानी डालकर सेक करना चाहिए। यानी जो हवा है वो जलद पवन, जलती हुई, जलद का मतलब बादल भी होता है, वर्षा के संदर्भ में बादल करेंगे। जलती हुई हवा चल रही है, तन मानो सेक पर्यो है, मानो शरीर की सिकाई हो रही है। सिकाई काय में होती है? गर्मी से, गर्म पानी से, गर्म हवा से मानो शरीर की सिकाई हो रही है। तन यानी शरीर। दारुण तरनी, दारुण यानी कष्टदायक, तरनी यानी सूर्य। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है वो भी कष्टदायक होता है। दारुण यानी कष्टदायक, दुख देने वाला। सूरज भी है जो ऐसा लगता है कि जैसे यार ये क्यों निकल गया सूरज, ये भी दुखदायी हो रहा है। दारुण तरनी, तरें नदी सुख पावे सब, यानी ग्रीष्म में सूर्य भयंकर लगता है और नदी में जाकर ही लोग सुख पाना चाहते हैं।
यानी भयंकर ग्रीष्म में जब सूर्य अपने पूर्ण यौवन के साथ चमक दमक रहा हो तो लोग कहाँ जाकर शीतल होना चाहते हैं? नदी में जाकर स्नान करना चाहते हैं, तालाब में जाकर स्नान करना चाहते हैं, नदी में जाकर ही लोग नदी के किनारे जाकर ही सुख पाना चाहते हैं, वहीं उनको शांति मिल सकती है। सीरी घन झाम, सीरी यानी ठंडी, घनी यानी घनी, ठंडी और घनी, झां यानी छाया, चाहिए चित्त धर्यो है, उनके चित्त में घनी और ठंडी छाया की चाहत होती है कि यार कहीं गर्मी में से बचने के लिए कहीं घनी बहुत ज़्यादा और ठंडी छाया में जाकर हम बैठ जाएं, तभी हम इस गर्मी से बच सकते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? या तो नदी में जाना चाहते हैं, नदियों के किनारे पर जाकर नहाना चाहते हैं, पानी में पड़े रहना चाहते हैं, और या फिर ठंडी और घनी छाया में ही जाने की उनकी मन की इच्छा होती है, चित्त में होता है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की तू, हे लोगों आप लोग मेरी यानी सेनापति की, कवि सेनापति की कविता की चतुराई देखो, समझना अंतिम लाइन को। देखो चतुराई सेनापति कविता ई की जू, आप कवि सेनापति की कविताई की यानी कविता की चतुराई देखो। क्या चतुराई है? ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। जो ग्रीष्म और वर्षा विषम ऋतु हैं, गर्मी में अलग लक्षण होते हैं, गर्मी के वर्षा के अलग होते हैं, लेकिन ग्रीष्म और वर्षा ऋतु को दोनों को सम करियो है, बराबर कर दिया है। ग्रीष्म के अर्थ में बताया है। अब वर्षा के अर्थ में देखो, दो लाइन तो बताई थी वर्षा के अर्थ कि क्या हो रहा है, चारों तरफ जिधर देखो धरती के ओर छोर पर चारों तरफ जले है, जली जल दिखाई दे रहा है, और तीन तरफ घास और जो वृक्ष हैं सभी को रूप हरे, घास और वृक्ष सबका रूप हरा भरा हो गया है। महाजर लागे ज्योति भादव, भाद्रपद का महीना चल रहा है इस समय, भाद्रपद का महीना, राजस्थानी में भादवा का महीना बोलते हैं। भाद्रपद के माह में, वहां भादव का मतलब क्या लिया था? दावानल। यहाँ भाद्रपद का मतलब, भादव का मतलब भाद्रपद महीना। महाजर लागे यानी भाद्रपद के महीने में भी महाजर बारिश की, अत्यधिक तेज बारिश हो रही है, झड़ी लग रही है बारिश की। वहां झड़ का मतलब लपटे, और यहाँ झड़ का मतलब झड़ी, बारिश की झड़ी, तेज बारिश होना। महाजर लगे यानी भारी बारिश होना, भारी झड़ी लगना। और वहां पर महाजर का मतलब क्या किया है? अत्यधिक ताप। महाजर लगी हुई है, भादव की होती चले यानी भाद्रपद माह में भी वर्षा की अत्यधिक झड़ी, भारी झड़ी लगी हुई है, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। जलद पवन यानी बादल, जलद पवन, जलद यानी बादल, पवन यानी हवा, यानी बादल छाए हुए हैं, शीतल हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। तन सेक मानो पर्यो है, सेक, यहाँ सेक का मतलब होगा सुखदाई, यानी जब बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और वो ठंडी हवा शरीर का स्पर्श करती है तो वो ठंडी हवा सुख देने वाली, सेक यानी सुख देने वाली प्रतीत हो रही है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे, दारुण, दारुण का मतलब होगा यहाँ लकड़ी की, वर्षा के संदर्भ में लकड़ी की, और वहां दारुण का मतलब क्या किया था? भयंकर। दारुण तरनी, तरनी यानी नाव, ग्रीष्म के अर्थ में सूर्य किया था। दारुण तरनी यानी लकड़ी की जो नाव है उसमें बैठकर तरे नदी सुख पावे। लोग इतना पानी बरस रहा है, वैसे नदी पार कर ही नहीं सकते बिना नाव के, तो लकड़ी की नाव में बैठकर लोग नदी पार सुख से कर रहे हैं, बड़े आराम से नदी पार कर रहे हैं। कैसे? लकड़ी की नाव में बैठकर। और सुख पा रहे। सीरी घन चाहे वो चित्त धर्यो है। सीरी यानी ठंडी, घन घनी छाया, बादलों की छाया, घने यानी बादल, चाहे वो चित्त धर्यो है। लोग बादलों की छाया चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अब बादल तो रहे लेकिन बारिश ना, वो लोग बादलों की घनी छाया चाहते हैं, या लोग बादलों की घनी छाया में हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, कवि सेनापति की देखो कविता की चतुराई। ग्रीष्म विषम वर्षा के सम करियो है। अब पहले तो अपन ने बोला कि ग्रीष्म ऋतु को वर्षा के समान कर दिया, अब बदल देंगे कि वर्षा ऋतु को ग्रीष्म के समान कर दिया है। पहले तो वाले में तो क्या बोलेंगे
कि वर्षा ऋतु को ग्रीष्म के समान कर दिया है। अब इसमें ग्रीष्म ऋतु को वर्षा के समान, दोनों में अपोजिट कर देंगे। इस पद में आपको मैं बता दूं, अनुप्रास नोट कर लो। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, श्लेष और रूपक अलंकार, कई अलंकार। अलंकारों का अध्ययन अपन मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में करेंगे जब रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी पहली बार, और व्याख्या जब मैं समझाऊंगा तब कुछ अलंकारों का परिचय दूंगा। अगला है वही वर्षा ऋतु का है। क्या बताया जा रहा है? दामिनी गमन। इसमें क्या है, तीसरा जो पद पढ़ रहे हैं अपन, एक नायिका है। बच्चों, समय की अपनी सीमाएं हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आज हमको यहीं विराम देना पड़ेगा। और कल, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत था, पहले ग्रीष्म के अर्थ में आपको समझाना पड़ा, फिर वर्षा के अर्थ में संदर्भ में समझाना पड़ा, लेकिन कल दोनों पद छोटे हैं, सरल हैं, अर्थ और भाव इसके जितना नहीं है, इसलिए कल आपका ये जो अध्याय है, चैप्टर है, वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।